हेलो विद्यार्थियों, आज फिर हम एक दूसरे से रूबरू हैं उद्विकासवादी उपागम के साथ। पहला उपागम मानव शास्त्र के अध्ययन का पहला उपागम जो हमने पढ़ा था वो था संरचनात्मक प्रकार्यवादी। दूसरा उपागम आज हम पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस अनुसार, वो है उद्विकासवादी इवोल्यूशनरी अप्रोच। आप लोगों ने अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में जब आपने 9th 10th और उससे भी पहले की जो क्लासेस थी उसमें पढ़ा होगा। जनरल साइंस हम पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने साइंस 9th 10th तक तो हम सब ने ही पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि इसमें चार्ल्स डार्विन का नाम लिया जाता था जब मानव की उत्पत्ति की बात की जाती है। तो उद्विकासवाद यानी इवोल्यूशनरी शब्द का जब प्रयोग होता है या इवोल्यूशनरी थ्योरी की हम बात करते हैं तो जनरली हम चार्ल्स डार्विन से इसको शुरू करते हैं, क्योंकि उद्विकासवाद का प्रारंभ जो है उन्हीं के सिद्धांत से होता है। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी जीवों की उत्पत्ति या प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने उस किताब में रेफर किया। हर तरह का जीव, उसमें प्राणी, जीव जंतु जितने भी थे, उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक स्वरूप क्या था, कौन कैसे कैसे उभरा और कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, उन सब का जिक्र उन्होंने उसमें किया। और उन्होंने जब ये पुस्तक दी तो उसमें उन्होंने दो जो कंसेप्ट थे उनको फोकस डाला। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा है, एक नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, और दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब आई? 1859 में। उन्होंने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और दूसरा जो था उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपने प्रारंभ में पढ़ा होगा कि जब इस धरती की, इस मानव धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई, प्राणी की उत्पत्ति हुई, मानव जीवन शुरू हुआ और प्राणियों का जीवन शुरू हुआ, तो बहुत सारे जीव जंतु हमें उन दिनों अपने अपने प्रारंभिक पुस्तकों में पढ़े होंगे। लेकिन धीरे धीरे आज तक आते आते हमने देखा बहुत सारे जीव जंतु आज नहीं है, वो लुप्त प्राय हो गए, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो प्रकृति के साथ संघर्ष में जीवित रहा केवल वही आगे बढ़ सके, और बाकी जो प्रकृति के साथ संघर्ष में हारता गया वो समाप्त होते चले गए। सेम यही बात मनुष्य के ऊपर भी लागू होती है। आप आज के संदर्भ में देखिए कि मनुष्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम में से जो लोग इन चुनौतियों का सामना करता है, इनके सामने डटकर मुकाबला करता है और उसको प्रॉपर जवाब देता है, प्रत्युत्तर देता है, वो जीवित रहता है। और जो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता, प्रत्युत्तर नहीं देता उस चुनौती का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या शिथिल हो जाता है। होता है ना आजकल के जीवन में, आप देखिए हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी जरा सी चुनौती या कोई समस्या आती है उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और अपने आप को असहाय समझ करके हम नहीं कर सकते और सबमिसिव हो जाते हैं, उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डट कर उसका मुकाबला करते हैं और उन चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनको फेस करके उनको प्रत्युत्तर देते हैं उस समस्या को, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगली समस्या के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। वही चीज जीवों पे लागू, हर प्रकार के जीवों पे, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं पर लागू होती है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, उन्हीं को इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति पर लागू किया। उनके उस सिद्धांत को बेस बनाकर हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि समाजशास्त्री थे, उन्होंने उसको 1864 में अपनी एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, और उसको उसमें यूज किया और उसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यूज किया। इसलिए इनको सोशल डार्विनिस्ट भी कहते हैं, यानी सोशल डार्विनिज्म। डार्विनवादी वैज्ञानिक थे तो उन्होंने नेचुरल साइंस में इसका प्रयोग किया, और जब इसका सोशल साइंसेज में प्रयोग किया तो सोशल साइंस में प्रयोग करने के कारण इसको सोशल डार्विनिज्म कहा गया। तो उनकी थ्योरी, कभी आपके सामने ये सवाल आता है कि हु इज सोशल डार्विनिस्ट, या सोशल डार्विनिज्म के बारे में किसने बात की, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए अब हम उद्विकास शब्द का मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं। उद्विकास है क्या? पहला, ये परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दूसरा, परिवर्तन की धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। इसमें परिवर्तन होता है, हर स्टेज में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है और निरंतर होता है, रुक रुक के नहीं होता, निरंतर होता है लेकिन धीमी धीमी गति से होता है। नॉन रिवर्सिबल है, यानी अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है, यानी आप एक बार कोई स्टेज आप आगे बढ़ गए तो उसमें वापसी की संभावना नहीं है, बैक गियर नहीं लगता है। अगर आप फ्रंट स्टेज पे पहुंच गए तो बैक स्टेज आने की
पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नॉन रिवर्सेबल है, रिवर्स गियर नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट सरल से जटिल है, ये जो परिवर्तन होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। और फिर होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी यानी समरूपता से विषम रूपता की तरफ होता है। पहले हर चीज जो प्रारंभ में जैसे बच्चा है वो सभी जगह किसी भी देश में किसी भी जाति और धर्म में जब बच्चा पैदा होता है तो वो सेम एक जैसा होता है। अगर आप रूप रंग को छोड़ दे, वजन को छोड़ दे, तो वो एक जैसा होता है, वही हार्ड मास का पुतला होता है, उसके पास शरीर है और मस्तिष्क है। सभी जगह बच्चे शरीर और मस्तिष्क लेकर पैदा होते हैं। उसके बाद जब धीरे 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 वो सोशलाइज होता है, सामाजिकरण होता है, जिस परिवार में, जिस धर्म, जिस जाति में, जिस देश में उसने जन्म लिया है, वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश उसका सामाजिकरण करती है, उसको लैंग्वेज सिखाती है, उसको रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन सिखाती हैं। तो धीरे 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 हम विषम रूप होते जाते हैं, यानी समरूपता से विषम रूपता की तरफ, यानी भिन्नता आती चली जाती है। सेम समाज है, संस्कृति है, धर्म है, जाति, नातेदारी, हर चीज सरल से जटिल होती गई और समरूपता से विषम रूपता, यानी पहले एक जैसी थी और फिर धीरे धीरे उसमें भिन्नता आती चली गई। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जिसमें दिखाई दे, आपको पता लगना चाहिए कि ये जो है ये उद्विकास की बात कर रहा है। तो उद्विकास को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पर क्या बनेगा? पहला कि सामाजिक परिवर्तन एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है, नॉन रिवर्सेबल होता है, बैक गियर की पॉसिबिलिटी नहीं है, पुराने स्टेज में आप वापस नहीं आ सकते। हर अगला स्टेज पिछले स्टेज से अधिक विकसित होता है, सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है ये परिवर्तन और समरूपता से विषम रूपता की तरफ। उसको आप उद्विकास कहते हैं, यानी इवोल्यूशन कहते हैं। चलिए, अब हम उद्विकास की मेथड को समझ गए कि क्या होता है उद्विकासीय अप्रोच या उपागम। आपने इससे पहले जब स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर फंक्शन 2 शब्दों के बेस पर वो मानव शास्त्र का अध्ययन करता है। सेम यहाँ पर कि उद्विकास का जो अर्थ है उसको समझ लिया, तो ये मेथड कैसे मानव शास्त्र में जो विषय सामग्री है उसका अध्ययन करता है। आपने पढ़ा था कि मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है? आदिम समाज का, जनजातीय समाज का, संस्कृति का, इन सब की उत्पत्ति और विकास कैसा हुआ इसका अध्ययन करता है। तो अब इन सब का अध्ययन करने के लिए जो हम अप्रोच अपनाएंगे वो है हमारी इवोल्यूशनरी अप्रोच। तो ये जब आप इवोल्यूशनरी अप्रोच से इन सब चीज़ों को देखेंगे तो इसका मतलब है ये विभिन्न चरणों में होने वाले विकास, निरंतर विकास, धीमी गति के विकास और एक चरण से दूसरे चरण को होने वाले विकास, समरूपता से विषमरूपता, सरल से जटिल की तरफ होने वाले परिवर्तन की बात करेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम एक एक करके 3-4 थिंकर्स के एग्जाम्पल्स लेंगे कि कैसे उन्होंने उद्विकासीय माध्यम उपागम से समाज को, संस्कृति को जानने की कोशिश की। पहला है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो समाज का विकास हुआ एक चरण से दूसरे चरण पे, और वो एक चरण से दूसरे चरण पे हम कैसे गए? जब जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ती है तो समाज एक चरण से दूसरे चरण की ओर, यानी एक स्टेज से सेकंड स्टेज की ओर मूव करता है। पहली जो सोसाइटी थी उन्होंने नाम दिया सिंपल सोसाइटी, सरल समाज। तो सरल समाज में क्या था? हमने लिखा है देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडिविजुअल्स। जो लोग थे उनमें कोई कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय नहीं था, और जो ग्रुप्स और लोग झुंड में रहा करते थे। तो जो झुंड थे वो आपस में एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे के प्रति अवेयर नहीं थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, है ना, और वो संगठित तरीके से नहीं रहते थे, ऐसे बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में रहा करते थे। नेक्स्ट फेज जो आया डेवलपमेंट का वो था कंपाउंड सोसाइटी, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई हम नेक्स्ट लेवल में जाते गए। तो कंपाउंड सोसाइटी यानी युग्म समाज इसको कहते हैं। कंपाउंड सोसाइटी में स्ट्रक्चर अभी भी सिंपल था, यानी समाज अभी भी सरल प्रकार का था, लेकिन थोड़ा सा संगठित हो गया, है ना। पहले स्टेज की अपेक्षा थोड़ा सा संगठित हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब उद्विकास का अर्थ, हर अगला चरण पहले चरण से ज्यादा विकसित होगा, ज्यादा संगठित होगा, व्यवस्थित होगा। ठीक है, इसमें जो लोग थे वो थोड़ा बहुत आपस में कोऑर्डिनेट करने लगे और आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरैक्ट करने लगे। नेक्स्ट स्टेज आया डबली कंपाउंड सोसाइटी, जिसको दोहरा युग्म समाज कहते हैं। द्वियुग्म समाज जो आया इसमें कुछ क्लासेस बनने लगी, कुछ वर्ग जो थे
मतलब क्लान कहते हैं जो ऐसे बड़े बड़े समूह से बनने लगे, है ना, जनजातीय के रूप में कबीले जैसे आप सुनते होंगे शब्द ट्राइब बनने लगे, तो कुछ कबीले आइडेंटिफाई होने लगे और इनके पास जो था रेगुलेटिव अथॉरिटीज़ थी, पॉलिटिकल स्टेट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन है, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय प्रशासन, ये सब धीरे धीरे इन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया। यानी ये अपनी पहले वाली दोनों स्टेज से ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में था। आपने पढ़ा कि जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, उनकी अपनी पंचायत, उनका अपना धर्म, उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था, है ना, वो जो मुखिया होता था वही सारे निर्णय करता था। आपने जब फर्स्ट पेपर में दुर्खीम पढ़ा था तो उसने जब दो प्रकार की सोसाइटी बताई थी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी, तो वहाँ पर जो उसने ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी सावयवी समाज बताया था, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक थी वही यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी यानी आदिम समाज की बात कर रहे थे। फिर और जनसंख्या बढ़ी, हम फिर नेक्स्ट स्टेज में गए, दैट इज ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, तिहरा त्रियुग्मीय समाज जिसको आप हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पर जो बहुत सारी ट्राइब्स अलग अलग बिखरी हुई थी वो अब मर्ज हो गई और एक नेशन स्टेट बन गया, एक राष्ट्र राज्य के रूप में आपके सामने आया, जिसको आप आज राज्य या ये जो राष्ट्र के नाम में आप जानते हैं, यानी आज का समाज। और अब हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, सिस्टमेटिक फॉर्म में है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जब जनसंख्या बढ़ी तो हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में गए और समाज जो था सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया, समरूपता से विषमरूपता की तरफ बढ़ता चला गया। तो इन्होंने समाज के उद्विकास को समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट, एलएच मॉर्गन, इसका नाम आप स्टार्टिंग की जब एंथ्रोपोलॉजी की क्लास हमने स्टार्ट की थी, प्रारंभिक 2 लेक्चर्स में आप सुन चुके हैं, है ना, कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी को डेवलप करने में इनका बहुत योगदान है। तो एलएच मॉर्गन ने ह्यूमन कल्चर के एवोल्यूशन की बात की। मानव संस्कृति जो है, उनका मानना था कि जो मानव संस्कृति है वो 3 चरणों में उसका विकास हुआ, यानी उद्विकास हुआ। क्या क्या है? पहला स्टेज सेवेजरी, अरण्य अवस्था या जंगली अवस्था आपको हिंदी में लिखे हुए मिलती है, बार्बरिज्म, बर्बरता की अवस्था, और सिविलाइजेशन, सभ्य अवस्था। तो जो सेवेजरी की स्टेज है, इन्होंने हर स्टेज को वापस 3-3 स्टेज में बांटा, जैसे हमने आगे लिख रखा है। सेवेजरी यानी अरण्य अवस्था, जिसमें लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर, मतलब लोअर सेवेजरी, मिडिल सेवेजरी और अपर सेवेजरी। निम्न अरण्य अवस्था, मध्य अरण्य अवस्था और उच्च अरण्य अवस्था। लोअर में हंटिंग और गैदरिंग, जो लोगों की संस्कृति थी यानी कल्चर थी, उनकी इकोनॉमी थी, वो कैसे थी? हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और कंदमूल फल एकत्र करने पर निर्भर थी। मिडिल में डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, यानी आग का आविष्कार हुआ, और फिर अपर में इन्होंने बो एंड एरो, ये धनुष बाण वगैरह का आविष्कार कर लिया, जिससे ये उसका शिकार करने लगे। फिर बार्बरिज्म यानी बर्बरता की अवस्था आई, उसमें भी सेम लोअर, मिडिल, अपर, यानी बर्बरता की निम्न अवस्था, मध्य अवस्था और उच्च अवस्था। उन्होंने पॉटरी यानी पहले आग का आविष्कार चूंकि ऊपर हो चुका था सेवेजरी में, तो बार्बरिज्म में इन्होंने पॉटरी यानी बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर दिए, चाक का आविष्कार हो गया। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, कृषि और पशुपालन स्टार्ट हो गया, और आयरन के जो थे वो औजार बनने लगे, उसका मैन्युफैक्चर होने लगा। और नेक्स्ट आई सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में हमने अल्फाबेट, लैंग्वेज, फोनेट, ये सब हमने भाषा का आविष्कार कर लिया। तो ये कहते हैं कि जो संस्कृति का उद्विकास हुआ वो इन 3 चरणों से हुआ, वही सरल से जटिल की तरफ, समरूपता से विषम रूपता की तरफ, और धीमी गति से और नॉन रिवर्सिबल। क्लियर है? चलिए अब वेस्टरमार्क की हम बात करते हैं। वेस्टरमार्क, इनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। विवाह की जो एक संगठित परिभाषा देने की कोशिश की थी वो वेस्टरमार्क ने की थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने विवाह का जो विकास है कैसे हुआ, आज जो आप मैरिज देखते हैं उससे पहले जो प्रारंभिक स्वरूप था वो कैसे किन किन चरणों से होकर गुजरा, उसकी बात करते हैं। तो विवाह का उद्विकासीय माध्यम से या ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करने वाले मानवशास्त्री हैं वेस्टरमार्क। इन्होंने कहा जो सबसे पहला मेथड था वो था समरक्त विवाह, इसको सेक्स कम्युनिज्म भी कहते हैं। ये सेक्स कम्युनिज्म यानी यौन साम्यवाद की अवस्था। इसमें समरक्त यानी चूंकि जो लोग थे वो फ्री थे, मतलब किसी से भी यौन संबंध स्थापित कर लेते थे। उस समय ये विवाह वगैरह की संस्था नहीं हुआ करती थी, लोग स्कैटर्ड फॉर्म में रहते थे, है ना, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग फेज थी, छोटे छोटे झुंड बनाकर ही ऐसे रहते थे, आपस में उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो वो फर्स्ट सिस्टम था, अगर विवाह के नाम पर हम देखें तो वो था कॉन्सिग्विन मैरिज यानी समरक्त विवाह।
ठीक है, किसी से भी कोई रिलेशन बना लेता था, क्योंकि नातेदारी भी नहीं थी आपस में, एक दूसरे का रिलेशंस भी कोई डेवलप नहीं हुआ था। नेक्स्ट है समूह विवाह, जो सेकंड स्टेज डेवलप हुआ वो था ग्रुप मैरिज का, जिसे हम पुनर्वन मैरिज कहते हैं। और समूह विवाह में जैसे धीरे धीरे जब वो ट्राइब्स बनने लगे, यानी पूरे ग्रुप में एक पुरुषों का समूह और दूसरे स्त्रियों का समूह था, वो आपस में एक दूसरे के पति पत्नी की तरह ट्रीट करते थे, उनके संबंध वैसे होते थे, समूह विवाह आया। फिर नेक्स्ट स्टेज आई सिंडेस्मियन मैरिज। इसको हिंदी में भी आपको सिंडेस्मियन ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर इसका अर्थ में जाने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ अस्थायी विवाह, यानी विवाह कुछ समय के लिए रहता था, परमानेंट नहीं रहता था, जब तक वो चाहे उस संबंध में जुड़े रहते थे, तो अस्थायी विवाह हुआ। फिर धीरे धीरे पैट्रियार्कल मैरिज, पितृसत्तात्मक विवाह हुआ, और उसमें लोगों को लगा कि भाई जिससे मेरी शादी हुई उस पर मेरा डोमिनेंस होना चाहिए, उस पर मेरा स्वामित्व होना चाहिए, तो पितृसत्तात्मक हुआ, यानी जिससे एक का विवाह हुआ है उसने उसको अपने साथ बांध कर रखना शुरू कर दिया, तो पैट्रियार्कल मैरिजेस आ गई। और फिर मोनोगेमस मैरिज आई। मोनोगेमस एक विवाह, यानी एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य विवाह होने लगा। तो इस तरह अगर आप विवाह का स्वरूप भी देखें तो कहाँ से कहाँ तक कैसे आया, तो वो उद्विकासीय अध्ययन से हम देखेंगे कि पहला समृक्त विवाह, फिर समूह विवाह, फिर सिंडेस्मियन, फिर पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक, और सबसे लास्ट में जो आज होता है वो है मोनोगेमस, एकल विवाह, एक पुरुष और स्त्री के मध्य होने वाला विवाह। नेक्स्ट थिंकर है अगस्त कोंत, जिसको आप सभी जानते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से। इन्होंने भी समाज के विकास की बात की कि समाज का विकास कैसे हुआ। पहला चरण बताया थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड मेटाफिजिकल स्टेज, तीसरा पॉजिटिविस्ट या फिर साइंटिफिक स्टेज। पहला जो स्टेज था अंधविश्वास का चरण, आप अगर देखें इनका ये मानना था कि जो पहली स्टेज थी समाज के विकास की, उस स्टेज में समाज में जो भी प्रघटना होती थी, एनी फिनोमेना, जो भी घटनाएं हैं समाज में, एनी सोशल फिनोमेना, उसका जो ये एनालिसिस करते थे वो करते थे धर्म और जादू के बेस पर। ठीक है, कैसे करते थे? जैसे मान लीजिए बारिश हुई तो बारिश कैसे होती है? इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है। सूखा पड़ा, महामारी आई, कोई एपिडेमिक आई, उसके कारण जो प्रमुख देवी देवता है वो नाराज हो जाते हैं तो महामारी फैलती है। यानी हर चीज के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फिनोमेना, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। कौन है? भगवान, ईश्वर, यानी जादू और धर्म। तो धर्म और जादू को हर सामाजिक घटना के लिए ये उत्तरदायी मानते थे। धीरे धीरे इस स्टेज से मनुष्य आगे बढ़ा और उसका डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड स्टेज पे आया जो कहलाई मेटाफिजिकल, तत्वशास्त्रीय चरण। इस स्टेज में जो तर्क था वो आ गया, लेकिन अमूर्त तर्क था, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लॉजिक आया, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आया, एब्स्ट्रैक्ट रैशनैलिटी आ गई। एब्स्ट्रैक्ट रैशनैलिटी का मतलब है यहाँ लोगों को ये तो पता लग गया कि किसी घटना के पीछे कोई कारण होता है, लेकिन वो कारण क्या है वो उसको समझ पाने में असमर्थ थे। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लॉजिक था। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात, आपने सुना होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हमें कहा करते थे, या आपके पेरेंट्स ने आपको कभी बताया हो कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस नहीं जाना चाहिए, हानिकारक होता है। ये तो नहीं पता था कि हानिकारक होता है, लेकिन नहीं जाना चाहिए, तो रोकने के लिए वो कहते थे कि उसके ऊपर रात को भूत आते हैं। क्योंकि लॉजिक क्लियर नहीं था, ये तो पता था कि वहां रात को पेड़ों के नीचे जाने से मनुष्य के जीवन को कोई ना कोई नुकसान होता है, लेकिन क्या नुकसान होता है वो उस स्टेज तक क्लियर नहीं था, उतना ज्ञान, उतना नॉलेज डेवलप नहीं हुआ था। तो इसलिए वो कहते थे कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए और उसके ऊपर भूत रहते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए इस तरह का एक मिथ्या चेतना गढ़ी गई। लेकिन जो तर्क था कि नहीं जाना चाहिए वो अमूर्त टाइप का था। ठीक है, फिर बहुत समय तक ये स्टेज चली होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में आए और वो कहलाया वैज्ञानिक चरण यानी प्रत्यक्षवादी चरण। इस स्टेज में जो तर्क था वो मूर्त रूप में आ गया, यानी आपको हर घटना के पीछे जो कारण है और परिणाम है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो क्लियर हो गया। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर लोगों में जनरेट हो गया। हर चीज को अब वो धर्म और जादू की दृष्टि से ना देखकर वैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगे कि अगर कोई घटना घटित है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जैसे बारिश होती है तो बारिश इंद्र देवता के प्रसन्न होने से नहीं होती, या अकाल आता है तो इंद्र देवता के नाराज होने से नहीं आता, बल्कि कैसे होता है कि पानी जो होता है वो गर्मी से भाप बनता है, ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, टकराते हैं और फिर
बारिश होती है। तो हर चीज़ का जो क्लियर कट लॉजिक है, तर्क है, वो यहाँ डेवलप हुआ क्योंकि लोगों में अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो गया था। तो अगस्त कोंत के हिसाब से भी अगर देखें तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ आए, समरूपता से विषम रूपता की तरफ आए, एक चरण से दूसरे चरण की तरफ आए। अब ये सारे ही चरण नॉन रिवर्सिबल है, इसमें आप वापसी की संभावना नहीं है कि आप वापस अंधविश्वास के चरण तक चले जाएं, कि जो नॉलेज आपने डेवलप कर ली आप उससे आगे जाएंगे, उससे पीछे वाली स्टेज पर आप नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो ये उद्विकासीय अप्रोच हुआ। और भी बहुत सारे थिंकर्स आप इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे, मानव शास्त्र में बीच बीच में हर चैप्टर्स में आपके आते जाएंगे। जो 3 अप्रोच आपको पढ़नी है, इन तीनों मेथड से, संरचनात्मक प्रकारवादी, तुलनात्मक अप्रोच और ये उद्विकासवादी, इन तीनों के उदाहरण आपको बीच बीच में आपके हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रारंभ में आपको इन तीनों उपागम का अर्थ समझ में आना चाहिए कि कौन सा उपागम, कौन सी अप्रोच सोसाइटी की, कल्चर की किस तरह से स्टडी करता है और स्टडी करने में वो किन फोकल पॉइंट को फोकस करता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा उद्विकासवादी सिद्धांत कैसे चीजों के अध्ययन करने पर बल देता है। ठीक है बच्चों, कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं।